अस्सलामुअलैकुम। अल्फा सीरीज की वीडियो नंबर 18 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स क्लास सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 18 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज हैं उनको वन बाय वन डिटेल से सॉल्व करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 है ट्रिपलेट्स ए एंड बी बोट स्पेसशिप्स and head away from Earth in opposite direction, each traveling the same distance at the same speed before returning to Earth. Triplet C remains on Earth. Which expression describes the triplets' relative ages once they are reunited on Earth? इस एमसीक्यूज में कहते हैं कि हमारे पास थ्री जड़वा बाई हैं, एक ए है, एक बी है और तीसरा है सी। ए एंड बी जो है वो स्पेसशिप में चले जाते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी अगर ये हमारे पास अर्थ है और इसी सरफेस ऑफ अर्थ से ए इसी डायरेक्शन में जाता है और बी जो है वो स्पेसशिप में इसी डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों ए एंड बी की जो स्पीड है वो सेम है एंड दे कवर द सेम डिस्टेंस। जबकि सी जो है सी जो ट्रिपलेट है वो है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सो कहते हैं कि इस नीचे जो एक्सप्रेशन है ए बी सी में उनमें से कौन सा एक्सप्रेशन ऐसा है जो ए बी एंड सी जो ट्रिपलेट्स है जब वो दोबारा इकट्ठे हो जाते हैं तो उनकी एज कैसे होगी। तो देखिए ए एंड बी, ये क्वेश्चन जो है ये बहस कर रही है टाइम डायलेशन पर। और हमें पता है कि जब भी हमारे पास कोई चीज मूव कर रही हो तो उसकी जो जो क्लॉक है देट आर स्लोअर देन द ऑब्जेक्ट दैट इज एंड रेस्ट। यानी ए एंड बी की जो क्लॉक है देट विल बी स्लोअर एज कंपेयर टू द सी जो कि है हमारे पास सरफेस ऑफ अर्थ पर और है स्टेशनरी। तो ए एंड बी एंड सी जब ये तीनों दोबारा रीयूनाइट हो जाते हैं तो इनकी एज कैसे होगी। तो एक तो ए एंड बी वो सेम डिस्टेंस एंड सेम स्पीड के साथ जो है वो स्पेसशिप में जा रही है, तो ए एंड बी की जो क्लॉक से उनकी जो स्पीड है वो सेम होगी। यानी ए एंड बी की एज होगी सेम। अब बनिस्बत सी के, सी जो कि सरफेस ऑफ अर्थ पे है वो स्टेशनरी है, तो इसकी जो क्लॉक है देट विल बी मूव फास्टर एज कंपेयर टू ए एंड बी। यानी ए एंड बी की जो एज है वो बराबर होगी और देट विल बी लेस देन द एज ऑफ सी। दैट इज द एज ऑफ ए विल बी इक्वल टू द एज ऑफ बी एंड दोनों की जो स्पीड जो एज है देट विल बी लेस देन द एज ऑफ सी जो कि सरफेस ऑफ अर्थ पे है। देखते हैं हमारे पास कौन सा ऑप्शन है इस तरह। सो दैट इज ऑप्शन सी। सी में है ए इज इक्वल टू बी एंड बी एज लेस देन सी, यानी दोनों की जो एज है ए एंड बी की वो सी से लेस है। MCQs number 2 है if a spaceship travel from Earth to a planet in the Alpha Centauri star system, which observer measured the proper time for the trip। कहते हैं हमारे पास एक स्पेसशिप है जो कि ट्रेवल कर रही है फ्रॉम अर्थ टू अ प्लेनेट, एक प्लेनेट को ट्रेवल कर रही है इन द अल्फा सेंचुरी स्टार सिस्टम। इन यही वो सिस्टम है जिसमें एक स्पेसशिप जो है वो सरफेस से ट्रेवल कर रही है प्लेनेट में। तो कौन सा ऑब्जर्वर जो है दैट विल मेजर द प्रॉपर टाइम। तो प्रॉपर टाइम हमारे पास वो टाइम होती है जो कि जो स्टार्ट में और एंड में एक बंदा जो है वो नोट कर रहा है। तो
प्रॉपर टाइम जो हमारे पास जो पर्सन है ऑन द शिप, वो लिविंग ऑन द अर्थ एंड अराइविंग एट द डेस्टिनेशन, वो दोनों सेम ही लोकेशंस पर जो है ना, यानी सेम ही वॉच पर वो ऑब्जर्व करेगा। तो जो स्पेस शिप में जो ऑब्जर्वर होगी, ये मेजर करेगा प्रॉपर टाइम को, क्योंकि प्रॉपर जो ऑब्जर्वर इन द स्पेस शिप है वो हमारे पास जो लिविंग अर्थ है एंड अराइविंग एट द डेस्टिनेशन, ये जी जो प्लेनेट है वो दोनों को मेजर कर रहा है। सो लिहाजा द ऑब्जर्वर ऑन द स्पेसशिप दैट विल मेजर द प्रॉपर टाइम। सो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारे पास ऑब्जर्वर ऑन द स्पेसशिप। सो दिस इज ऑप्शन सी, एन ऑब्जर्वर ऑन द स्पेसशिप। MCQs नंबर थर्ड है, when you compress a spring between your finger, its mass। कहते हैं कि अगर आपके जो हैंड है, इन हैंड्स के फिंगर्स के बीच एक स्प्रिंग जो है, इसको अगर हम प्रेस करते हैं तो इसकी जो मास है उस पर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस्ड होगी। तो देखिए ये बेस कर रही है, इसको हम रिलेट करेंगे क्योंकि हम मॉडर्न फिजिक्स जो है इसको पढ़ रहे हैं, तो लिहाजा यहां पर हम यूज करेंगे एनर्जी मास इक्वेशन विच इज गिवन बाय आइंस्टाइन विद द एक्सप्रेशन E is equal to mc स्क्वायर। ये चीज हमारे पास एनर्जी एंड मास को जो है इसको रिलेट कर रही है। जब हम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इस स्प्रिंग को दे रही है, यानी अगर हम इसी फिंगर्स के थ्रू इस स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, सो हम जो एनर्जी है इस प्रेसिंग के दौरान इस स्प्रिंग को दे रही है, और वो एनर्जी अपीयर होगी इन द फॉर्म ऑफ मास। तो इसकी स्प्रिंग की जो मास है दैट विल इंक्रीजेस, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQs नंबर 4 है, by doubling the absolute temperature of black body, the total energy radiated will change by a factor of। देखिए एनर्जी ऑफ द ब्लैक बॉडी जो है इसको हम फाइंड करते हैं फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन E is equal to सिग्मा एन टी की पावर 4, यानी एनर्जी जो है ये रिलेटेड है टू द फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर को 2 टाइम इंक्रीज करते हैं, यानी दैट मींस E is proportional to 2 की पावर 4। So that is 2 की पावर 4, that will be इसको हम यहाँ पर लिखें t को जब हमने 2 टाइम इंक्रीज किया, so this is 2t whole power 4, so that is 2 पावर 4 and 2t पावर 4। अब 2 की पावर 4 जो है ये हमारे पास बराबर होती है 16 की, क्योंकि जब हम 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, सो दैट गिव्स अस 16। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन डी। MCQ नंबर 5 है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन increasing the brightness of a beam of light without changing its color will increase। आइंस्टाइन के मुताबिक जब हम जो बीम ऑफ लाइट है इसकी जो ब्राइटनेस है इसको बढ़ाते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स कलर, इसकी कलर्स को चेंज किए बगैर हम लाइट की जो है ब्राइटनेस को बढ़ाते हैं, तो हमने क्या करना होता है। तो देखिए ब्राइटनेस हमारे पास जो होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब अगर हम कलर यानी फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करते, कलर्स इसको हम फिजिक्स में कहते हैं इन टर्म ऑफ वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी। अब हम अगर इसकी कलर को चेंज नहीं करते, सो एनर्जी ऑफ द इंडिविजुअल फोटॉन्स जो है दैट विल रिमेन्स द सेम। सो हमारे पास सिर्फ एक ही जो है तरीका रह जाता है कि जो लाइट को हमने ब्राइटर बनाना है, सो इसमें हमने नंबर ऑफ फोटॉन को इंक्रीज करना है, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी को रखना है सेम, क्योंकि हमने कलर्स को चेंज नहीं करना। सो लिहाजा ओनली वे हमारे पास यही है कि जब भी हम बीम ऑफ लाइट की ब्राइटनेस को
विदाउट चेंजिंग इट्स कलर, बढ़ाते हैं तो हमने नंबर ऑफ जो फोटॉन्स है इनको इंक्रीज करना है। दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 6 है सोर्स ऑफ रेड, ब्लू एंड येलो लाइट each emit light with the power of 50 milliwatt. The source which emit more photon is, कहते हैं एक सोर्स है ऑफ रेड एंड ब्लू एंड येलो लाइट की, जिससे लाइट एमिट होती है विद दैट हैव अ पावर ऑफ 50 मिलीवाट। जो द सोर्स विच एमिट मोर फोटॉन, तो कौन सी जो है सोर्स में ज्यादा फोटॉन जो है वो एमिट होगी। तो देखिए हर एक फोटॉन्स रेड लाइट की जो है उसकी एनर्जी हमारे पास कम होती है ब्लू एंड येलो लाइट की। एंड टू रीच द सेम टोटल पावर, तीनों की जो पावर है जो कि 50 मिलीवॉट है, इसके अगर सेम रखना है तो हमने नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है दैट इज वी हैव टू नीड मच हायर नंबर ऑफ द चीपर दैट इज लोअर एनर्जी रेड फोटॉन। यानी हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन ए। इट इज, देखिए इस क्वेश्चन को कहते हैं कि सोर्स ऑफ रेड ब्लू एंड येलो लाइट है, दो 3 सोर्सेस है, एक से रेड लाइट इमिट होती है, दूसरे से ब्लू, तीसरे से हमारे पास येलो लाइट, और जो लाइट इमिट होती है इसकी पावर हमारे पास है 50 मिलीवॉट। यानी तीनों सोर्सेस से जो लाइट इमिट होती है इसकी पावर है हमारे पास सेम। तो द सोर्स विच एमिट मोर फोटॉन, तो कौन सा सोर्स हमारे पास ज्यादा फोटॉन एमिट करेगा। So that will be option A, यानी जो रेड लाइट है that will emit a more photon। MCQs नंबर हमारे पास 7 है, that is of the following energies for photon which is the least energy that could result in photoelectron production if the work function as 3.00 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहते हैं कि नीचे जो फोटॉन है जो एनर्जीज गिवन है उसमें से कम एनर्जी कौन सी होनी चाहिए ताकि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रोडक्शन है वो हो जाए जब हमारे पास वर्क फंक्शन की वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। तो देखिए वर्क फंक्शन के मतलब को समझिए। वर्क फंक्शन ये हमारे पास बिहेवियर करता है लाइक एन एंट्री फी दैट मस्ट हैव एन इलेक्ट्रॉन टू नॉक आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस। अब जिसकी फी यानी जिसकी एनर्जी 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो तो वो स्टे करेगा इनसाइड द मेटल, और जिस फोटॉन की एनर्जी 3.0 से ज्यादा हो so that will knock out from the metal surface and will cause the photoelectron production। That is option C is the correct option। MCQs number 8 है in a Compton scattering experiment at which angle the electron carry maximum energy assuming that initially the target electron is at rest। कहते हैं कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में कौन से एंगल पर इलेक्ट्रॉन जो है दैट विल कैरीज मैक्सिमम एनर्जी। तो कॉम्पटन स्कैटरिंग की जो फिनोमेना है ये हमारे पास कोलिजन की तरह होती है। इलेक्ट्रॉन्स मोस्ट एनर्जी तब लेगा जब हमारे पास जो फोटॉन यानी लाइट फोटॉन जो है वो बाउंस बैक इन स्ट्रेट बाउंस बैक होगी, तो हमारे पास एनर्जी जो है दैट विल बी मैक्सिमम, यानी जो एंगल है दैट विल बी ऑफ 180 डिग्री। सो द इलेक्ट्रॉन विल कैरी मैक्सिमम एनर्जी, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQs नंबर 9 है if X-rays are scattered from proton instead of electron
the change in its wavelength for a given angle of scattering. कहते हैं एक्सरे स्कैटरिंग में अगर एक्सरे जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की बजाय प्रोटॉन से जो है वो स्कैटर्ड हो जाए, तो जो चेंज इन इट्स वेवलेंथ है, तो चेंज इन वेवलेंथ कैसे होगी? तो देखिए कॉम्पटन शिफ्ट जो है जिसको हम चेंज इन वेवलेंथ कहते हैं, ये इनवर्सली रिलेटेड होती है टू द मास ऑफ द पार्टिकल्स। हमारे पास जो कॉम्पटन शिफ्ट में यानी चेंज इन वेवलेंथ जो होती है वो हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास ऑफ द पार्टिकल के। अब चूंकि प्रोटॉन जो है ये हमारे पास हैवियर होती है देन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की जो मास है, मास ऑफ प्रोटॉन दिस इज ग्रेटर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा? सो इट विल बी हार्डर टू मूव एंड द चेंज इन द लाइट वेवलेंथ बिकम्स मच स्मॉलर। जो चेंज ऑफ द लाइट वेवलेंथ यानी जो इलेक्ट्रॉन्स की जो वेवलेंथ है इसमें जो चेंज है ये हमारे पास स्मॉल होगी, that is decrease. Option B is the correct option. MCQ number 10 है pair production cannot take place in vacuum because pair production vacuum में क्यों वाकई नहीं हो रहा? सो पेयर प्रोडक्शन में हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन की जो पेयर्स है वो प्रोड्यूस्ड होती है एक सिंगल फोटॉन से। तो इसको जब हमने बैलेंस करना है तो एनर्जी एंड फोटॉन जो है इसकी कंजर्वेशन होना जरूरी होती है। अब वैक्यूम में हमारे पास फोटॉन जो है वो अकेले तो नहीं रह सकते, सो दे नीड्स नियरली a nucleus to absorb some momentum, so जो मैथमेटिकल वर्क है that will be worked out। यानी हमारे पास पेयर प्रोडक्शन वैक्यूम में इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां पर जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड नहीं रहता। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड। एमसीक्यू नंबर 11 है according to de Broglie equation which one has the smallest wavelength associated with it? de Broglie wavelength का जो इक्वेशन है जिसको हम लिखते हैं P as equal to H divided by lambda, या lambda is equal to H divided by P, P की जगह हम लिखेंगे mv। अब कहते हैं de Broglie इक्वेशन में कौन सी जो पार्टिकल है उसकी वेवलेंथ हमारे पास होगी स्मॉलर। तो देखिए वेवलेंथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ द पार्टिकल की। अब जिस पार्टिकल की मास ज्यादा हो तो उसकी वेवलेंथ हमारे पास होगी कम यानी स्मॉल होगी। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन, इन चारों में से जो सबसे ज्यादा मास है वो हमारे पास है अल्फा पार्टिकल की। तो अल्फा पार्टिकल की जो वेवलेंथ है दैट विल बी स्मॉलर, इट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 12 है an electron and a proton have the same de Broglie wavelength, then the kinetic energy of the electron is, electron and proton जो है उसकी de Broglie wavelength हमारे पास है सेम, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैसे होगी? देखिए हमारे पास जब वेवलेंथ सेम हो यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वेवलेंथ सेम हो तो इसका मतलब है इसके इनकी मोमेंटम भी सेम है। देखिए हमारे पास वेवलेंथ एंड प्रोटॉन de Broglie जो वेवलेंथ थे वो हमारे पास बराबर होते हैं कुछ ऐसे तरह। अब जिस पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अगर वेवलेंथ सेम है तो इनका मोमेंटम भी सेम होगा। अब इलेक्ट्रॉन जो है ये तो हमारे पास प्रोटॉन से लाइटर पार्टिकल है, तो दैट विल मूव फास्टर एज कंपेयर टू गेट द सेम मोमेंटम, क्योंकि जो मोमेंटम है दैट इज P इज इक्वल टू mv। अब इसी मोमेंटम को हमने रखना है स्मॉल, तो इलेक्ट्रॉन की जो मास है वो तो प्रोटॉन से कम है, सो लिहाजा ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो है दैट विल मूव विद फास्टर स्पीड टू बैलेंस द मोमेंटम विद द डेटा प्रोटॉन। यानी
इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड है दैट विल बी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ अ प्रोटॉन। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी यानी जो स्पीड है वो ज्यादा हो तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी ग्रेटर। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी ऑप्शन डी, greater than the kinetic energy of the proton। MCQs number 13 है, in electron microscope light source is replaced by a beam of very fast moving। देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये हमारे पास जो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको एक्सप्लेन कर रही है, जो यूज करती है इलेक्ट्रॉन को इंस्टेड ऑफ लाइट को, ताकि हम चीजों को देख सके। सो चूंकि फास्ट इलेक्ट्रॉन जो है इसकी वेवलेंथ कम होती है, सो दे कैन सी मच स्मॉलर डिटेल देन रेगुलर लाइट। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हम रिप्लेस करते हैं बाय अ बीम ऑफ वेरी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाइट सोर्स जो है इसको हम रिप्लेस करते हैं बाय अ बीम ऑफ वेरी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये हमारे पास जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सप्लेन कर रही है। लास्ट एमसीक्यूज 14 नंबर हमारे पास कुछ इस तरह है कि अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग is the uncertainty and the measurement of a particle's momentum is reduced by a factor of 2, by what factor is the uncertainty and that same particle position change। देखिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें बता रही है कि जो ट्रेड बिटवीन द पोजीशन एंड मोमेंटम, यानी जो अनसर्टेनिटी है बिटवीन पोजीशन एंड मोमेंटम। अब अगर हम मोमेंटम को 2 टाइम्स जो है इसको बढ़ाना है, यानी वी हैव टू रिड्यूस द अनसर्टेनिटी, तो हमने जो पोजीशन की जो अनसर्टेनिटी है उसको इंक्रीज करना है। 2 टाइम्स हमने मोमेंटम की जो अनसर्टेनिटी है इनको इंक्रीज करना है, तो जो अनसर्टेनिटी ऑफ द पोजीशन है वो रिड्यूस होगी बाय 2, क्योंकि हमारे पास जो अनसर्टेनिटी है दैट इज डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी, मोमेंटम एंड पोजीशन के बीच हमारे पास जो अनसर्टेनिटी है दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एच कट। मोमेंटम की अनसर्टेनिटी को बढ़ाना है तो पोजीशन की अनसर्टेनिटी को हमने उसी वैल्यू से डिक्रीज करना है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है दैट इज, क्योंकि यहां पर जो कहते हैं रिड्यूस बाय अ फैक्टर, तो पोजीशन की जो अनसर्टेनिटी इसको हम बढ़ाएंगे बाय 2, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन।